जय हिंद दोस्तों। कल मैं आप लोग को राष्ट्रपति के बाद यानी आप लोग को डीपीएसपी करा दिए थे डीपीएसपी, और आज लेकर आए हैं राष्ट्रपति। तो चलते हैं राष्ट्रपति का क्वेश्चन जितना भी आगे इसका अनुच्छेद देख लेते हैं कि अनुच्छेद कितना से कितना तक है और क्या क्या है अनुच्छेद में। तो आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं अनुच्छेद याद करने का। पकानी पकानी कोका कोका दुयो दशम। ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने का ट्रिक है। पकानी मतलब होता है राष्ट्रपति का पद। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं पद कहाँ से लाया गया है, तो इसे ब्रिटेन से लाया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, तो ब्रिटेन से लाया गया है। अब चलते हैं पकानी यानी क से कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान होता है कौन, तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अब चलते हैं निर्वाचन। निर्वाचन इसका निर्वाचन सीजीआई करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति का। अब चलते हैं इसमें इसका कोटा है, राष्ट्रपति का कोटा है। और अनुच्छेद ना लिखे हैं तो अनुच्छेद लिख देते हैं आप लोग के ऊपर। 51 से लेकर राष्ट्रपति का केवल लिख रहे हैं। ऐसे तो टोटली इसका जो यूनियन है भाग 5 है। भाग 5 यूनियन 51 से लेकर 151 तक है। 51 से लेकर 151 तक। तो चलते हैं आगे, हम लिख देते हैं आप लोग को अनुच्छेद। तो 51 में राष्ट्रपति का पद है, 52 में कार्यपालिका का प्रधान होता है अनुच्छेद 52 में, 53 में निर्वाचन होता है, जो 54 है इसमें कोटा है, 55 में कार्यकाल, 55 अनुच्छेद कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए कार्यकाल होता है। इसमें है दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन और फिर यो से योग्यता में क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट नंबर इनकी कम से कम 35 ईयर्स उम्र होनी चाहिए। 35 ईयर्स। यह पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा, थोड़ा ध्यान पर नहीं आ रहा है और आगे बता रहे हैं, 10 है जो इसमें है द्वियो दशम। इस शपथ है
थोड़ा गुजगुजा गया, थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं कि आप लोग को बुझाएगा। जो बता दिए हैं उसको हम मिटा दे रहे हैं। दुयो दशम, दुयो दशम, इसमें शपथ है। शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति का। तो वही मुख्य न्यायाधीश कराता है, मुख्य न्यायाधीश। और इसमें है आपका महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदन से स्टार्ट होता है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद जो 56 है, 56, 57 है, 58 है और ये 59 है। तो 59 अनुच्छेद तक हो गया है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अब इसको कहने का अर्थ है कि भारत जो राष्ट्रपति का जो पद है वह कहाँ से लाया गया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्यों का प्रधान होता है, केवल राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो राज्य का प्रधान होता है, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्त करता है, राष्ट्रपति तो राज्य का प्रधान होता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो देश का प्रथम नागरिक होता है भारतीय संविधान के अनुसार वह कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो संसद में निहित रहती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन करता है? तो तीनों थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है यह वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है और बहुमत दल का नेता होता है। तो जो हम भारत का राष्ट्रपति जो होता है और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक वायु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, सदन का तो ये हम लोग का सही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो। और जो गलती हम लोग का है, गलती पूछ रहा है वह डी नंबर गलती है, तो हम लोग का आंसर डी नंबर सही है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं है, तो हम लोग का आंसर है डी नंबर की कोई सीमा ना हो सकता है, कोई सीमा नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है?
तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल सकर्मणीय मत पद्धति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो वह संसदीय समिति, लोकसभा के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। चुनाव संबंधित जो होता है वह उच्च न्यायालय, चुनाव संबंधित होता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 20 होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित हो, तो हम लोग का सी आंसर हो, कोई भी लाभ के पद पर ग्रहण किए हुए हो ना। गलती जो हम लोग का आंसर होगा, कोई भी लाभ पद के ग्रहण, कौन सी बात अयोग्यता मतलब कि नहीं हो सकती है? तो कोई भी लाभ के पद पर ग्रहण किए हुए हों, तो यही हम लोग का गलत है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रियों द्वारा। तो हम लोग का निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? तो राज्यसभा सदस्य, विधानसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो हम लोग का आंसर डी सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो वह जो चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो चुनाव आयोग के पास भेजे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो निर्णय जो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया हो? तो जो 65 में हम लोग का है, 55 में जो हम लोग का 70 है, उसमें जो 70 में है आकस्मिक स्थिति है, और 71 में जो है उसी में है जो दोनों के विवाद को उच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा। और आगे हम लोग उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे उसको, तो उपराष्ट्रपति में है। तो 71 में हम लोग का 71 अनुच्छेद सही है। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। तो हम लोग का जो आंसर है वह 2 सप्ताह आंसर सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो जो राष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना में है? महाभियोग अनुच्छेद कितना में है? तो 58 में। तो डी हम लोग का आंसर सही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, डी हम लोग का ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो उपयुक्त में से हम लोग का सभी आंसर सही है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने के संबंध प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है संसद द्वारा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसने शुरू की जा सकती है? तो लोकसभा से, राज्यसभा से, संसद के किसी भी सदन से, तो उच्च न्यायालय से। तो संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो वह किसी भी आधार पर लगाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो हम लोग का जो आंसर होगा कि राज्य विधानसभा को भंग करने पर, किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, उपराष्ट्रपति, तो किसी भी आधार पर हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है और राष्ट्रपति के पद ब्रिटेन से लाया गया है। भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर। ये आंसर सही है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसे CJI कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत की जाती है? तो 14 दिन। हम लोग का बी आंसर सही है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होनी चाहिए? तो सदन में कुल सदस्यों से कम 2/3 सदस्य। तो हम लोग का बी सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिक होगी? यह कृत्य अविधिमान होंगे, यह कृत्य विधिमान होंगे। कृत्य की पुष्टि उसके उत्तराधिकार द्वारा की जानी चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हम लोग का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो वह राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करने की 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने की असंभव बना सकता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपना शपथ ग्रहण करता है? तो शपथ सबसे लास्ट में है, यानी जो 60 है हम लोग का अनुच्छेद, उससे शपथ दिया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके
किसके समक्ष, तो क्वेश्चन बुझा नहीं रहा है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष लेता है? तो उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, शपथ। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो डी आंसर हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा अनुपस्थिति में। यदि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसका कार्यभार जो संभालता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति के संदर्भ में भारत के जो संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार नहीं होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए गए की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो जो उपराष्ट्रपति हैं वह 6 मंथ, जब तक कि चुनाव नहीं हो सकता है, यानी 6 माह तक पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? केंद्रीय गृह मंत्री। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो बीबी गिरी, ज्ञानी जैन सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन। तो जो बीबी गिरी थे वो पहले राष्ट्रपति के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति नहीं थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैन। तो जो हम लोग का ए आंसर है डॉक्टर राधाकृष्ण। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति, तो जो चौथे राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार ज्ञानी जैन, नीलम संजय रेड्डी। तो नीलम संजय रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो जो हम लोग का सी राजगोपालाचारी थे जो राष्ट्रपति नहीं थे। स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के समक्ष जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 बार रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनर्निर्वाचन का योग्यता तो अनुच्छेद 55 कहता है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। जो जब जनता पार्टी का सरकार थी उस समय
उनके नेता यानी राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो वह राष्ट्रपति में निहित है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो डी हम लोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य की राज्यपाल। तो उपयुक्त में से सभी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो वह राज्यपाल है जो कि अपने मर्जी से रह सकता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं करते हैं? तो वह योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त मंत्री हम लोग का बी नंबर आंसर सही है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, अब यहाँ पर कुल संख्या बोल रहा है तो यानी 12 जो मनोनीत करते हैं और 2 एंग्लो इंडियन यानी कुल कर रहा है तो 14 हम लोग का आंसर सही है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान कर सके, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सके, आपातकाल की घोषणा कर सके, अध्यादेश जारी कर सके। तो बी हम लोग का आंसर सही है। कह रहा है कि नहीं कर सकते हैं। तो क्षमादान कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, लेकिन जो न्यायालय के न्यायाधीश को वो नहीं हटा सकते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वह राष्ट्रपति को है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो वह संघीय मंत्रिमंडल देता है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा की थी। तो 1929 में आर्थिक संकट की घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें नहीं है 1929, तो इसीलिए कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तिगत नामांकन के निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जो एम हिदायतुल्ला थे वो कुछ समय तक मुख्य न्यायाधीश के कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रवासन करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आयोजित करना। तो डी हम लोग का आंसर सही है। विदेश देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरी के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है? तो धन विधेयक को वह दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो वह किस वीटो द्वारा प्रयोग करता है? तो वह निलंबनकारी वीटो द्वारा। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो वह संघ व समवर्तीय सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के आधार पर।
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब वह केवल राष्ट्रपति की सत्र में हो, जब केवल लोकसभा की सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो। तो हम लोग का दोनों सत्र आंसर सही है। 88 नंबर क्वेश्चन करना है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति, थोड़ा क्वेश्चन इस बुझा नहीं रहा 88 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग पढ़ के बता दे रहे हैं आप लोग। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की वह उसे, तो फर्स्ट ऑप्शन है संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो हम लोग का डी आंसर सही है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो ए और बी हम लोग का प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकते हैं। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी की क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वह केवल राष्ट्रपति के पास है। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत का आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो वह राष्ट्रपति है जो आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति से को प्राप्त नहीं है? तो वह उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो उपयुक्त में से सभी। एक सदन द्वारा पारित विधेयकों को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। तो डी हम लोग का उपयुक्त में से सभी। किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो वह किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? तो वो संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रतिवेदन को। तो हम लोग का 1, 3 और 4 सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 99 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग किए जा सकते हैं? तो लोकसभा निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो वह प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो जो भी हम लोग का आंसर सही है, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह सदन के अधिवेशन न करने की होने की स्थिति में। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू करने के बाद किसको तक रखा जा सकता है? तो 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले में कर सकता है? तो मृत्युदंड, क्षमादान कर सकता है मृत्युदंड। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो होते हैं?
सभी बीटों होते हैं। उपयुक्त में से पूर्ण निषेध, निलंबित, पॉकेट निषेध। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले के बीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था जो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो वह एंग्लो इंडियन डी, हम लोग का बी आंसर सही है। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटाया जा सकता है, पुनः स्वीकार किया जा सकता है, अनुमति देना या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना, तो उसे स्पष्टीकरण किया जा सकता है। 110 नंबर जो क्वेश्चन कर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन अधिकार है? तो वह विधायिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री तो होगा ना, वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो हम लोग का केवल एक आंसर सही है, 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों के विधानसभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो। कोनो जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, आज के डेट में तो पढ़ो बिना अनपढ़ो तो उठी कर रहा है, तो यानी पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 2 और 4। 2 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में तलाश कराते हैं। हेलो।